हाय एवरीबॉडी। सो आज आप सबको पता चला होगा कि आईएफएससी ग्रेड ए एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, राइट? अब एग्ज़ाम जो डेट बताई गई है उसमें वो है 15 अप्रैल। ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसमें आप कुछ नया स्टार्ट कर सको पढ़ना। अभी इतना ही टाइम है कि आप बहुत मुश्किल से रिवाइज़ कर पाओगे जो भी आपने पढ़ा है पहले का। इसमें आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो बहुत दिक्कत होगी। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग कैसे रिवाइज़ करें। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पिक करने होंगे जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आईएफएससी ग्रेड एग्ज़ाम ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इस वाले फॉर्मेट में। तो फिर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो किस एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। एक तो उसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस का बहुत ज़्यादा पार्ट उसमें मिलेगा। उसके बाद सेबी ग्रेड ए के सिलेबस को देखो अगर तो वहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट? तो जब मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो मैं आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए की बात कर रहा हूँ, राइट? तो उसी बेसिस पे हम थोड़ा ये देख लेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके पास इतना ही टाइम है कि आप कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको रिवाइज़ कर पाओ, उसके एमसीक्यूज़ कर पाओ। तो वैसे तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो गई होगी जब से इसका फॉर्म आया था या इनफैक्ट जो लोग सेबी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, राइट? तो उनको इसका बहुत एडवांटेज मिला होगा। लाइकवाइज़ जो लोग आरबीआई की प्रिपरेशन जिन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, सपोज़ अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट कर दी थी, दिसंबर में स्टार्ट कर दी थी, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स सिलेबस के वो आपको आईएफएससी ग्रेड ए में मिलेगा। तो हम एक-एक करके टॉपिक को देखते हैं और ये देखते हैं फिर आई मीन सब्जेक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स उसमें से किए जा सकते हैं। जितना टाइम है हमारे पास, तो कितने टॉपिक्स उसमें से रिवाइज़ किए जा सकते हैं। तो जो सिलेबस का आप पार्ट देखोगे अगेन मैं पेपर 2 की बात करूँगा। सो फेज़ 1 के पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम अभी। तो उसमें जो आप सबसे पहला कीवर्ड देखोगे सिलेबस में, वो रहेगा जनरल नॉलेज। अब ये अपने आप में बहुत ब्रॉड जिसको बोल सकते हो कैटेगरी है। इसको 10 दिन में कर पाना आई थिंक इम्पॉसिबल है क्योंकि जो आपको पहले से आता है वही आपको काम आने वाला है। अगर आपने करंट अफ़ेयर्स के कंपाइलेशंस को स्पेशली जो करंट न्यूज़ है उसके स्टैटिक पार्ट को भी अगर आपने किया होता पहले से 2-3 महीने से तो आपका अब तक ये हो गया होता इतना कि आप वहाँ पे टैकल कर पाते। बट इसके अलावा अगर आपको आपकी हैबिट न्यूज़पेपर रीडिंग की रही है बहुत 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से, तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इसको, तो 10 दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है? मुझे ये बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है। तो ये आपका पार्ट अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो नहीं हो पाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट में हैं, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। इसमें नेक्स्ट कीवर्ड है सिलेबस में पेपर 2 के, वो है करंट इवेंट्स। अब अगेन ये भी आपको न्यूज़पेपर, पीआईबी, तो यहाँ से आपको इसकी रेफ़रेंसेस काफ़ी सारी मिल जाएँगी और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे जीए की बात करें या फिर आरबीआई ग्रेड बी में जैसे ईएसआई में आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो दोनों के पूछने का तरीका, दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो सेबी में चीज़ें अगर हम पेपर 2 की बात करें तो मोस्टली स्टैटिक होती हैं। वहीं अगर उनके पेपर 1 के जीए की बात करें तो उसमें आपको डेप्थ करंट अफेयर्स की वो आप अगर 3-4 महीने का भी कर रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपको 5, 6, 7 महीने का करना होता है। तो अब इस एग्ज़ाम में क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी और सेबी जो मैं बोल चुका हूँ पहले, तो मेरे ख़्याल से अगर आप 3-4 महीने का अच्छे से कर रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ और जो एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, अगर आपने 3-4 महीने का भी किया है तो। रीज़न बीइंग क्योंकि फ़रवरी के पहले जब नोटिफ़िकेशन आई है इसकी, उसके पहले कानो-कान किसी को खबर नहीं थी इस एग्ज़ाम की। तो ऐसा हो सकता है कि इस इसके वजह से शायद क्वेश्चन की डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा ना मिले। हो सकता है कि जो रिसेंट 3-4 मंथ्स रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगेन जिन लोगों ने मान लो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट कर दी थी, तो उनके लिए कोई ये बहुत मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। उनके लिए ये सब हैंडल करना बहुत आसान होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, इस पे मुझे बात करनी है, इस पे मैं लास्ट में आऊँगा। उसके आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉमर्स और उसके बाद अकाउंटेंसी। अब ये एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया। जैसे जो आरबीआई ग्रेड बी वाले हैं जिनका कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर जिनका एमबीए नहीं है, बीबीए नहीं है, तो उनको फिर इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। मैक्सिमम उनको हो सकता है कि फाइनेंशियल रेशियोज़ उन्होंने कर रखे होंगे अपने एंड पे बिकॉज़ आरबीआई के फाइनेंस में थोड़ी उसकी वेटेज है।
सो अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे? एकदम बेसिक्स ही करके जाओगे, सो दैट अगर वहाँ पे कोई आसान क्वेश्चन आता है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, तो आप एटलीस्ट उसको कर पाओ। न्यूमेरिकल्स अब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स सेबी में आते हैं, तो वो आप नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है? अभी अगर आपने स्टार्ट किया करना तो नहीं हो पाएगा। सो जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, आपको वो देखना है। उसके बाद जितने प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको वो सब अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ से सेबी में भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपने 1-2 बार भी रीड किया होगा, तो वैसे क्वेश्चन आप ईज़िली अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, ये क्या होता है? ठीक है? मैचिंग प्रिंसिपल है, ये क्या होता है? तो ऐसे-ऐसे देखोगे कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, तो इस तरह से और भी हैं। अब ये आसान है, इसको आप चाहोगे तो आप 1 घंटे 2 घंटे टाइम लगा के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप रीड कर सकते हो और आपको समझ में भी आएगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको ये बार-बार रीड करना पड़े। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद बैलेंस शीट और जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो एकदम डिटेल में पढ़ने का टाइम आपके पास अब है नहीं, राइट? तो जितना टाइम है उतने में आप ये कर सकते हो कि आप एक बार फॉर्मेट देखो। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखो, अब देखो कि उसमें कौन-कौन सी किस-किस टाइप की एंट्रीज़ हो रही हैं। वहाँ से थोड़ा सोचना स्टार्ट करो कि अगर अगर हम किसी पर्टिकुलर एंट्री की बात करें, ठीक है? जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल्स का मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो अब उसको हम कहाँ डालेंगे? मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे फिट इन होगी। न्यूमेरिकल्स मुश्किल है करना 10 दिन में, लेकिन आप बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हो और यहाँ से हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन्स आ जाए, ठीक है? पॉसिबिलिटी है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट्स में, तो आप फाइनेंशियल रेशियोज़ भी दे सकते हो। स्पेशली वहाँ से स्टार्ट करो कि जो हम ब्रॉड एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है? रेशियोज़ को अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, जो 4 होती हैं, ये आपका होमवर्क है। आप देखो कौन सी किस 4 कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो पहले कि कौन अगर हम किसी पार्टिकुलर रेशियो की बात करें, तो कौन किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, ठीक है? इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर रेशियो को हम क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें क्या इनसाइट मिल रहा है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करो, न्यूमेरिकल्स जितना हो पा रहा है उतना करना। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि 10 दिन में बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि आपको मॉक्स भी करने हैं, उस पे भी हम बाद में बात करेंगे। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट में या इनफैक्ट अकाउंट्स में भी पहले सिलेबस में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। आपको उसमें टॉपिक्स के नाम भी नहीं गिवन है। तो इसका आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स करने हैं? वो आइडिया मिलेगा हमें आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस से और सेबी ग्रेड ए के सिलेबस से, ठीक है? अब अगर आप दोनों को देखो, सेबी के मैनेजमेंट के सिलेबस को और आरबीआई के, तो आपको वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि एथिक्स हो गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सब टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो सेबी में नहीं है लेकिन आरबीआई में है। तो अब आपके पास क्योंकि टाइम कम है, तो आप सेबी के सिलेबस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है। तो उसमें भी अगर हम फर्दर बात करें, तो ये चाहो तो आप खुद से आज बैठ के इसकी एनालिसिस कर सकते हो कि किस पार्टिकुलर चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया है, सो मुझे लगा कि मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा आते हैं, लीडरशिप से बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आप हो सके तो पर्सनैलिटी भी कर लेना। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन कर लेना। कम्युनिकेशन के साथ-साथ एचआरडी भी सिलेबस में है, लेकिन एचआरडी अब बहुत ब्रॉड है। अगर आप चैप्टर की बात करो तो एचआरडी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें कि इसमें कॉम्पैक्ट वे में दे रखा हो, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस मॉक का सेबी का कोर्स लिया था, तो उसमें आप देखना कि एचआरडी का जो हमने रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो काफ़ी क्रिस्प है, शॉर्ट है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। आपके पास और भी कोई अगर मटेरियल है, तो आप कोशिश करना कि आप एकदम डिटेल में मत जाओ, ठीक है? कुछ-कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जॉब इनरिचमेंट है, ठीक है? या फिर जॉब इनलार्जमेंट है, आपको ये सब टर्म्स होने चाहिए पता, डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको करके ही जाना है किसी भी हाल में। एचआरडी हो सके तो आप एक बार देख लेना, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो आप इसको देख लेना, कर लेना। देन हम बात करेंगे फिनांस के बारे में। तो फिनांस आरबीआई ग्रेड बी हो चाहे सेबी हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक 1 या 2 टॉपिक्स आपको शायद इधर-उधर मिलेंगे, लेकिन सेम ही है वो। सो उसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। कितने टाइप के इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है? उसमें जो जैसे मान लो एनएसई है, बीएसई है, उसके बाद एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, तो ये सब क्या हो गए? फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो गए। तो इन सबको आपको थोड़ा-सा
आप मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को पहले पकड़ो और हर सेगमेंट पे देख लो कि कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। अब उसके बाद इसको आपको बहुत ब्रीफली करना है, देन आप आओ कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उस पर थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए आपकी। अगर आपने सेबी और आरबीआई के सर्कुलर्स को फॉलो किया है पास्ट 2-3 मंथ्स में, तो आपका बहुत कुछ वहाँ से हो जाएगा कवर, ठीक है। देन जो भी आपके पास मटेरियल है इसकी रीडिंग फिर से मार लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आई थिंक सेबी में हर बार कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक भी साल ऐसा नहीं है जबकि उन्होंने कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ भी ना पूछा हो। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रीड करना। देन मनी मार्केट भी पढ़ना है आपको, फॉरेक्स मार्केट अगर टाइम अलाउ करे तो, वरना कैपिटल और मनी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम को भी आपको देखना है अच्छे से। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आप IFSCA के फेज़ 2 की बात करोगे, पेपर 2 की, उसमें भी बैंकिंग दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ अगर रीड करते हो तो आपको वहाँ भी काम आएगा ये, ठीक है। तो बैंकिंग को भी देख लेना। बैंकिंग में क्या देखना है बेसिकली कि जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है हमारी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन सा बैंक कहाँ पे फिट होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर में। आरबीआई के साइट पे ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से गिवन है, वो बहुत बड़ी फाइल है जिसमें सारा कुछ पूरे बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। इनफैक्ट उसी के कॉन्टेक्ट पे हमने चैप्टर्स बनाए थे। तो सेबी में या फिर आरबीआई के कोर्स में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का चैप्टर है हमारे, वो आरबीआई के उस आर्टिकल पे बेस्ड है, क्योंकि हमने वही पूरा स्ट्रक्चर उठाया है, क्योंकि वो ऑफिशियल है, राइट। सो आप वो देख लो, ये आरबीआई की साइट पे आपको मिल जाएगी और एक ही आर्टिकल से आपका पूरा कवर हो जाएगा ये। देन हम बात करें, कुछ स्मॉल चेंजेस हुए हैं, जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है, बजट में कुछ अनाउंस हुए हैं, राइट। वो अनाउंसमेंट आपको देखनी है कि लेटेस्ट फिगर क्या है, लेटेस्ट हम जो बात करते हैं स्ट्रक्चर की वो क्या है। और टैक्स में भी थोड़ा सा देख लेना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसमें कितने कितने टाइप के टैक्सेस आते हैं। ये देख लोगे, इतना कर लो। आई होप इतना काफ़ी होना चाहिए। वैसे तो आइडियली आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा था, लेकिन 10 दिन में इससे ज़्यादा आप अगेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद इन्फ्लेशन भी है फिनांस में, तो इन्फ्लेशन देख लेना। ये आई थिंक छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा आपका। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसकी लास्ट जो एमपीसी की मीटिंग है, यानी जो फेब में हुई थी, फरवरी में, क्योंकि अब जो होना है वो अप्रैल में लास्ट में होगा, तब तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो लेटेस्ट अगर हम लेटेस्ट एमपीसी मीटिंग की बात करें तो वो था फरवरी में। तो आपको वहाँ पे देखना है कि रेट्स को कितना कितना रखा गया था, रेपो रेट क्या था उसमें, ठीक है, और भी जितने टाइप के रेट्स होते हैं वो आपको देखना है कि एग्जैक्ट उसकी फिगर क्या थी। तो फिनांस का देख लिया हमने। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग आरबीआई में है नहीं, ये आपको सेबी में ही मिलेगा। तो हम सीधे चलते हैं सेबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स हम वहाँ से फिल्टर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि आप कर सकते हो नेक्स्ट 8-9 डेज में। तो लास्ट से करता हूँ स्टार्ट, लीन सिस्टम। लीन सिस्टम, क्योंकि इसको मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट चैप्टर है। कॉस्टिंग में अगर आपने पहले रीड नहीं किया है तो भी आप इसको पढ़ के समझ सकते हो अच्छे से। तो आप लीन सिस्टम कर लेना, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, सेबी में क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। इनफैक्ट अगर मान लो 8-9 क्वेश्चन होते हैं कॉस्टिंग के, तो आपको 2 या 3 तो लीन सिस्टम के मिल ही जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। लीन सिस्टम करो। उसके बाद आप करना कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या आ जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। बेसिकली हम जब भी हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि कितने कितने टेक्निक्स होते हैं कॉस्टिंग के, तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बजटरी कंट्रोल भी होता है। तो ये सब चीज़ें, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैसे निकालना है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल हो सकता है आ जाए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसमें 2-3 चैप्टर ही करो। उसके बाद आप देख लेना मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, यूनिट कॉस्टिंग क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप ये 3 टॉपिक करो। इससे ज़्यादा मुझे बार बार डिस्क्लेमर्स देना पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि आइडियली आपको हर चैप्टर करना था, लेकिन ये बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको शायद टाइम बहुत कम लग रहा हो कि सारी चीज़ें कैसे रिवाइज़ करें इतने कम टाइम में। तो मैं आपको वैसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हो, आपके पास टाइम बचता है, तो ठीक है, आप बिल्कुल करो उसको, ठीक है। लेकिन मैं बेयर मिनिमम वाले चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ कि वो तो आपको करना ही है किसी भी हाल में। तो 3 करने हैं आपको इसमें कॉस्टिंग में, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। उसके बाद बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा, बजटरी कंट्रोल आएगा, और लास्ट में लीन सिस्टम। तो ये 3 आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद हम देखें अगर इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी और ये
फाइव ईयर प्लान्स, इसको आप साथ में ही रखो, क्योंकि फाइव ईयर प्लान्स भी इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो सिलेबस में भले ही अलग दे रखा हो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आप जब भी इंडियन इकोनॉमी को रीड करोगे तो फाइव ईयर प्लान्स भी करोगे। हैविंग सेड दैट, अब ये फाइव ईयर प्लान्स अलग से दे रखा है तो आपको इसको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी अगेन ज़्यादा है, क्योंकि अलग से उसमें मैंशनड है। तो आप क्या क्या रीड कर सकते हो इसमें? फाइव ईयर प्लान्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप अगर कोई स्टैंडर्ड ऐसे मटेरियल उठाओ तो आपको 10 to 15 पेजेस की डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, जिसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्ट पे फोकस करना है। सबसे पहला ये कि कौन सा प्लान कब से कब तक वैलिड था, राइट। उसके बाद हर प्लान, ऑलमोस्ट हर प्लान किसी न किसी मॉडल पे बेस्ड था, किसी न किसी इकोनॉमिक मॉडल पे उसको बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि हैरोल्ड डोमर मॉडल हो गया, मेहलबॉर्निस प्लान हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिसकी की रिफ्लेक्शन आप अलग अलग प्लान्स में देखोगे, तो आपको वो मॉडल्स याद रखने हैं कि किस मॉडल पे कौन सा प्लान था। इसके बाद जब भी कोई प्लान लॉन्च होता था तो एक टारगेट रखी जाती थी कि इकोनॉमी को कितने % से ग्रो करानी है ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स, ठीक है। वो आपको रेट याद रखनी है, और फिर आपको ये देखना है कि एक्चुअली में किस ग्रोथ रेट को अटेन किया गया था लास्ट में। तो एक तो पहले टारगेट रेट और दूसरा अचीव्ड रेट, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर सबका याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर लास्ट वाला 12th, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान्स में, कि इसमें कुछ कुछ एनुअल प्लान्स भी होते थे। एनुअल प्लान्स का मतलब ये कि अगर आप 5 ईयर प्लान्स की बात करो तो एडवांस में 5 ईयर्स का पूरी डायरेक्शन दी जाती थी कि हर स्टेट को ऐसे ऐसे काम करना है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन बहुत प्लान्स ऐसे भी थे जो कि 1 साल के लिए ही वैलिड थे, और वो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का है, तो वो आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए, वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में आप थोड़ा सा ये वाला पार्ट कर लेना कि रिफॉर्म्स के टाइम पे क्या क्या हुए थे, ठीक है। इसमें अगर हम रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो जो बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति हो गई, उसके बाद नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो गई, ठीक है। आपको ये सब अच्छे से रीड करना है। उसके बाद अभी अभी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, ठीक है, आपको वो भी देखना है अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग उसको अलग अलग एग्जाम्स के लिए कवर करते होंगे। अगर आपने पहले कर लिया है तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। वो है इकोनॉमिक सर्वे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैटिक सिलेबस में, जैसे पेपर 2 की बात कर रहे थे हम IFSCA ग्रेड ए के, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी दे रखा है। अब इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है या लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे से बेटर और कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अगर आपने पहले रीड कर लिया है, वेल डन, आप उसको रिवाइज करो, वो बहुत काम आने वाला है। ना सिर्फ फेज़ 1 में बल्कि फेज़ 2 में भी देखना, पेपर 2 में स्पेशली मेंशन्ड है इकोनॉमिक सर्वे। तो अभी आप जो मेहनत करोगे वो आपको बाद में भी काम आएगा। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। भले पूरा खत्म ना हो पाए अगर आपने अभी जस्ट किया है स्टार्ट तो, लेकिन आप जितना भी करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट ऐसा है कि अगर आप करने बैठो तो आपको पहले समझ में नहीं आएगा कि हम क्या एग्जैक्टली इसमें रीड करें। तो जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, आप एक नज़र देख लो। नहीं करोगे इसको तो करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें मेंशन थी वो आप देख लो, उतना काफ़ी होना चाहिए। अब इसमें जो सॉरी, इसमें जो थर्ड पॉइंट था इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट पॉइंट को देखो जिसमें है गवर्नमेंट स्कीम्स, ब्रैकेट में लिखा है फिनेंशियल सेक्टर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फिनेंशियल सेक्टर के गवर्नमेंट स्कीम्स को ही पढ़ना है आपको, वो तो आपको मतलब ऐसे समझ लो कि आपको फोकस करना है उस पर, नो डाउट। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 3 को देखो जिसमें लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, पॉवर्टी भी है, इंक्लूजन भी है। सो मान लो कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है जैसे पीएम मुद्रा योजना, अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्योरली फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम है, राइट। आरबीआई की जो एक 2 साल पहले स्कीम आई थी, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, ये भी प्योरली फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम है। उसके बाद एनपीएस हो, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर की है। कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सोशल सेक्टर में मिलेंगे, जैसे इंटीग्रेटेड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके जो 3 वर्टिकल्स हैं, ब्रॉड वर्टिकल्स, उसके अंडर आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलेंगे, ठीक है। मातृ वंदना योजना हो गया, पोषण अभियान है, तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब वो फिनेंशियल सेक्टर के नहीं हैं, लेकिन आपको वो भी पढ़ना है अगर वो न्यूज़ में आए हैं। और न्यूज़ में आए हैं क्योंकि हमने पीआईबी सूत्रा, संपूर्णा फाइल्स दी हैं, तो हमें पता है कि ये सब न्यूज़ में थी। तो
आपको ये सब स्कीम्स भी करने हैं। आप ये मत सोचना कि वहाँ पे लिख रखा है फिनेंशियल सेक्टर के स्कीम्स को ही करना है, तो हमने वो करके छोड़ दिया, नहीं। सिलेबस में आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी है, जिसमें स्टैटिक के साथ-साथ आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें भी करनी थी, राइट? सो ओवरऑल हो सकता है कि 5-6 महीने का कंटेंट आप रिवाइज़ ना कर पाओ। जिन लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था, उनके लिए फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो उनको अभी थोड़ा-सा फ़िल्टर करना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि सारे नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो आप फ़ोकस करना कि एटलीस्ट आप 3 महीने का करंट अफ़ेयर्स अच्छे से रिवाइज़ करके जाओ। हो सकता है कि आपने 4th या 5th मंथ का भी कर लिया होगा पहले का। अच्छा, उसके बाद आपको फ़ोकस करना है रीसेंट वाले मंथ्स पे। जैसे अप्रैल में एग्ज़ाम है 15th को, तो आपको मार्च का बहुत अच्छे से करना है, आपको फ़रवरी का बहुत अच्छे से करना है। फ़रवरी का आपको ऐसे भी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसी मंथ में अ, बजट भी आया था स्टार्टिंग में, और 31st जैन को इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, तो ऑब्वियसली उसकी भी बातें फ़रवरी मंथ में भी हो रही है। फ़रवरी मंथ में भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मार्च, फ़रवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी को भी कर लेना, और इतना हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। टाइम इसके बाद भी अगर आपको मिलता है इतना कि 1 महीने का और कर लो, तो दिसंबर का कर लेना। लेकिन मैं बोलूँगा कि 3 मंथ्स का तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप थोड़े स्टैटिक चैप्टर्स को देख लेना, मैनेजमेंट का हो या फिर फाइनेंस का हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएँगे, राइट? सिर्फ करंट अफेयर से नहीं आने वाला। और आपने इतना पढ़ लिया अगर ना, तो मुझे लगता है कि 100 में से 40, क्योंकि इसकी इसकी कट ऑफ फिक्स्ड है। तो सेबी में जैसे होता है कि क्वेश्चंस एटलीस्ट फेज़ 1 में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते, वो फेज़ 2 में टफ हो जाता है। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी ही आप पे वर्क करेगी। हो सकता है आप इसमें खुद से थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करो, या आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, हो सकता है मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो चुका हो। तो अगर ऐसा है कि आपने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, तो आप किसी और सब्जेक्ट पे फिर मूव करो, और वहाँ पे जो आपने नहीं पढ़ा है उस पे फोकस करो। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ये पूरा गेम अभी का मैनेजमेंट का ही है, क्योंकि टाइम सबके लिए कम है, ये बात आप याद रखना। 10 दिन का टाइम है। ऐसे भी जब नोटिफिकेशन आई थी, तो उसके पहले किसी को पता नहीं था, फरवरी में ही आई थी। काफ़ी लोग डाउट में थे कि फॉर्म फिल करें या ना करें, फिर उनकी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुई है। तो ये सबके साथ है। सो आप ये मत सोचना कि किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, अनलेस कि कोई सेबी के लिए 5-6 महीने पहले से पढ़ रहा होगा, तो शायद उसका बहुत अच्छे से हो गया होगा। सारा कुछ कवर हो गया होगा मे बी, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे। तो आप अच्छे से पढ़ो, टाइम को मैनेज करो, ये आगे के 10 दिन बहुत क्रूशियल है। ये आपने कर लिया तो फेज़ 1 आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर फेज़ 2 का सिलेबस है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस पे हम बात करेंगे बाद में, फेज़ 1 एग्ज़ाम के बाद, ठीक है? सो आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। उसके ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी-सी बात और बोलना चाहूँगा। मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो। जो हमारा मॉक है या फिर बाकी भी इंस्टीट्यूट्स के होते हैं मॉक्स, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं अभी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे चैप्टर्स आपने स्किप कर दिए हों ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, पॉसिबल है। तो अगर आप मॉक्स दे रहे हो ना, तो उसमें हो सकता है उस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने मिस कर रखे हैं पहले से। तो सारा का सारा चैप्टर ना सही, लेकिन 2-3 टॉपिक्स तो आपके कवर हो ही जाएँगे, ठीक है? हर मॉक से, जो कि आपने रीड नहीं किया है पहले। सो मॉक को हर मॉक दो, अच्छे से एनालाइज़ करो, उसको रिवाइज़ भी करो, कोशिश करना 2 बार आप रिवाइज़ कर लो मॉक्स को भी, वो आपको बहुत काम आने वाला है। हमारे टोटल 6 मॉक्स हैं, जिसमें 4 हो चुके हैं रिलीज़। 5th जो है वो कल तक या परसों तक चला जाएगा, ठीक है? तो आप मॉक्स को देखो, 2 बार रिवाइज़ करना कम से कम। और अच्छा यही होगा कि आप 2-3 अलग-अलग जगह मतलब आइडियली मैं बता रहा हूँ कि 2-3 जगह के आप मॉक्स यूज़ करो, ठीक है? हमारा भी है, बाकियों का भी होगा, लेकिन मॉक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।